हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का क्लास है आपका क्लास नंबर 37 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज आपके होम मैनेजमेंट के। आज हम गृह प्रबंध के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं होम मैनेजमेंट भी पढ़ा दीजिए मैम। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ होम मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाए हुए हैं, टीजीटी वाले प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा ज़रूर। और कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए हुए हैं तो उनको मैं शेयर भी कर दूंगी उनके लिंक को टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप सबको डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फूलों को काटते समय किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जब आप फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, ये फ्लावर अरेंजमेंट टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग चिंता मत करिएगा, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ा दूंगी। तो फ्लावर अरेंजमेंट मतलब फूलों को काट रहे हैं, पॉट्स में लगा रहे हैं, या तो उसका किस ध्यान रखना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? समय का, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया, तने के छोड़ जलना। तो ये सारे ही जो चीजें हैं बिल्कुल ठीक है। इन चारों ही चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आप फ्लावर की कटिंग कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, चारों ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोमल जो फ्लावर हैं, कोमल फूल जो हैं, वो कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, संरक्षित कैसे किए जा सकते हैं? तो नमक और शक्कर दोनों को डाल करके जो है आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल अकेले में ए नहीं है, ए के साथ बा भी है, तो हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्णय लेने का अर्थ है, मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, जहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, और आप क्या करते हैं? आप निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेने का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए, किसी स्थिति से निपटने के लिए कई डैश में से एक का चयन। तो आप किसका चयन करते हैं? अभी मैंने बात करी, आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में क्या करना चाहते हैं आफ्टर इंटर या आफ्टर ग्रेजुएट? इंटर की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप आर्ट्स के साइड जाना चाहते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, आपका कौन सा फेवरेट रहा है इंटर में जिससे आपने इंटर किया है, उसके साथ जाना चाहते हैं, या अदर कोई पीजी प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, मतलब डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ओके, तो ये क्या है? निर्णय लिया आपने, डिसीजन लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्णय जो है व्यक्ति अथवा परिवार के डैश को अभिव्यक्त करते हैं। किसको अभिव्यक्त करते हैं? मूल्यों को, वैल्यूज को। किसको करते हैं? मूल्यों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश के अनुसार डिसीजन लेना कई कार्य विधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को अंगीकार ना करना। ये ग्रॉस और कैंडल की डेफिनेशन है। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, मतलब लैंग्वेज चेंज हो सकती है आपकी बुक में, लेकिन यही डेफिनेशन है। उन्होंने कहा है कि डिसीजन लेना कई विधियों में से भी एक का चयन है, या किसी को भी चयन ना करना भी डिसीजन है। आपने कोई भी ऑप्शंस को चूज नहीं किया, ये भी आपका डिसीजन है। तो ये आपके ग्रॉस और कैंडल के अनुसार जो है डेफिनेशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निर्णय और मूल्यों का संबंध है। मूल्य निर्णयों के डैश हैं, क्या है? मूल्य निर्णयों के आपके आधार हैं और क्रियान्वयन है। ठीक है, क्या है? आपकी वैल्यूज आपके डिसीजन के आधार है, क्रियान्वयन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट की बात हो रही है। एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वे कार्य आते हैं जिसमें डैश की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आप मैनेजमेंट किस चीज का करते हैं? अपने लक्ष्यों का, अपने गोल्स को मैनेज करते हैं, ऐसे वर्क्स को मैनेज करते हैं जिसमें आपको अपने गोल्स की अचीवमेंट होती है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प किसको जन्म देते हैं? अभी हमने बात करी, ऑप्शंस हैं आपके सामने 1 2 3 4, यही ऑप्शंस हैं। ये आपके किसको जन्म देते हैं? आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जन्म देते हैं। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया को जन्म देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक का बाउंस करना मतलब सेक्शन 138 एक धारा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को क्या होती है? तो ये जो धारा है आपकी 138, चेक अगर बाउंस हो गया है तो इसमें जेल और फाइन ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा चेक बाउंस हुआ है, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है तो जेल भी होती है, और नहीं तो आपके जुर्माना, दोनों चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समाज व देश की सभ्यता व संस्कृति को उसकी डैश के द्वारा जाना देता है। देखिए, किसी भी समाज, देश की सभ्यता, संस्कृति को उसकी
कलाकृतियों के आधार पर जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया जो है अपने आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस है। अपना जो आर्किटेक्ट है उसका, इंडिया का जो उसकी कलाएं हैं, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या डिज़ाइंस हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, आपके बिहार, आप कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं टेक्सटाइल में, अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल डेकोरेटिव डिज़ाइंस हैं, तो कलाकृतियों के हिसाब से जाना जाता है। ठीक है, भाषा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन किसी की भाषा के अकॉर्डिंग जो है एक सभ्यता संस्कृति नहीं, सभ्यता आपके किसी, आपका कल्चर कैसे बाहर आएगा, आप क्या वे ऑफ, आपका फैब्रिक क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरीके की मटेरियल को यूज़ करते हैं, होम में कैसे पॉट्स को या मटेरियल को यूज़ करते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ की कला आकृति हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा है कि कला जो है वो दमित वासनाओं का उन्नयन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, पूछी जाती है, तो ये आपके फ्राइड ने कहा है। किसने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उन्नयन है? फ्राइड ने, सिगमंड फ्रॉइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और डैश उसके आभास की पुनरावृत्ति है। इसमें क्या हो जाएगा आपके कला, क्या हो जाएगा कला, आर्ट। अब मैंने आपको आर्ट पढ़ाया, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स पढ़ाए हुए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइनिंग पढ़ाया हुआ है, तो वो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसको टेलीग्राम पर उसका लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, मतलब जो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो पाई तथा जीवकोपार्जन का माध्यम है, आनंददायिनी स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग उसके मन की सहज अभिव्यक्ति है। क्या है? कला है। क्या है? कला। कला मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति है। जीवा का वर्जन का मतलब आप, जो आदमी क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहने की बात है कि अपनी दमित इच्छाओं को आर्ट के थ्रू वो प्रेजेंट करता है, ओके, या उससे क्या करता है, कला के माध्यम से अपनी पेंटिंग बेचकर वो क्या करता है, अपना जीवन का उपार्जन कर रहा है, आप मतलब अपने लिए कुछ कमा पा रहा है, उसको आनंद भी दे रहा है, उसको स्फूर्ति भी दे रहा है। ठीक है, अपने उसका टाइम का वो अपने सदुपयोग भी कर पा रहा है, उस अपने मन की जो अभिव्यक्ति, अपने विचार है, उसको वो आर्ट के थ्रू निकाल पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कला। अभी समझ में आ गई होगी डेफिनेशन आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कला के मुख्य सिद्धांत क्या है? अब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की बात करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? हार्मनी, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम एंड एम्फेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ही हैं। अनुरूपता का मतलब होता है हार्मनी, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस इंग्लिश में, अनुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन, और लय और दबाव आपके आ गए रिदम एंड एम्फेसिस। यहाँ पर दबाव का मतलब प्रेशर नहीं है, यहाँ पर दबाव का मतलब है फोकस, एम्फेसिस किस चीज पर है। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, ये सब कला के मुख्य सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है। अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में क्या करता है? एकता लाता है, हार्मनी लाता है। क्या लाता है? हार्मनी, एकता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश के संयोजन से आकृतियों या नमूनों का निर्माण होता है। किसका आप संयोजन करेंगे तब आप कोई फिगर या कोई भी पैटर्न बना पाएंगे? रेखाओं का यूज करेंगे। भाई हमने 4 रेखा बनाई तो हमने क्या बना पाए? स्क्वायर बना पाए। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया, तो हमने किसका यूज करा है? रेखाओं का यूज करा है। तो रेखाओं के संयोजन से आप कोई भी आकृति या कोई भी नमूने का, कोई भी पैटर्न का, कोई भी डिजाइन, सबसे पहले उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेखा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप बिना रेखा के कोई भी पैटर्न बना ही नहीं सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परस्पर एक दूसरे से मिश्रित होने वाली आकृतियों या नमूनों में रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? आवर्ती, समरेखा, विषम रेखा, ये सारी ही रेखाएं होती हैं। कोई भी आप बनाएंगे नमूना तो उसमें आप अलग अलग शेप्स का, अलग अलग समरेखा, विषम रेखा, सबका यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार आकृतियां, कैसी कैसी आकृतियां, शेप्स हैं आपके पास? वर्ग है, गोल है, आयताकार है। अगर उसमें आपने त्रिभुजाकार मतलब ट्राइंगल आकृति का समायोजन कर लिया तो कैसा फीलिंग आएगी? समरूपताहीन। देखिए आजकल आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं झाड़ फानूस का देती हूँ, तो इस तरीके से होगा, तो उसमें अलग अलग डिजाइन होंगे। जैसे मान ली एक इसमें लाइट लगा है, एक ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से डिजाइन है, तो सब में लाइट्स लगी हुई है। अभी क्या दे रहा है? ये समरूपता नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, समरूपताहीन है। लेकिन वहीं पर एक डिजाइन है इस तरीके का, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ऐसा झाड़ फनूस है, उसमें सारी जो लाइट्स हैं वो सेम आपको एक ही आकृति की, तो वो क्या देंगे? आपको समरूपता प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है ना, अब आपने 3 आकृति आपके पास है, आप तो उसमें त्रिभुजाकार आकृति कर दिया तो समरूपताहीन हो जाएगा। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घर की आंतरिक सजावट में सीधी रेखाएं किसका परिचय देती हैं? तो घर की जब आंतरिक सजावट करते हैं तो सीधी रेखाएं आपके बौद्धिकता का परिचय देती हैं। किसका परिचय देती हैं? बौद्धिकता। यहाँ पर हो जाएगा आपके बौद्धिकता, ऑप्शन नंबर ए। और आपके बा भी हो जाएगा, साहित्यिकता भी हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकार के सौंदर्य के बिना अच्छे से अच्छा क्या बेकार लगता है? अगर आपका कोई भी शेप पैटर्न अच्छे से नहीं बना है तो रंग, बनावट, सज्जा सभी बेकार लगते हैं, अगर अच्छे से आपने उसको शेप नहीं किया है तो। अब ये जो मैं बता रही हूँ ये हैं क्या? ये आपके हारमनी के टाइप्स हैं। हारमनी जो होती है, जो आपके पहला सिद्धांत है, एक रूपता या अनुरूपता जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, हारमनी कला का सिद्धांत, उसके 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए वहाँ ये भी बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हारमनी में आपके हारमनी में आते हैं सबसे पहले लाइन एंड शेप्स। क्या आती हैं? लाइन एंड शेप्स। दूसरा क्या आता है आपके? साइज। साइज मतलब आकार की बात आती है। फिर हम इसमें बात करते हैं टेक्सचर। टेक्सचर मतलब किस तरीके का दिख रहा है, बनावट कैसी है। कलर की बात करते हैं, ठीक है। एंड आइडिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइडिया की बात करते हैं। तो जब हम हारमनी की बात करते हैं, एक रूपता या अनुरूपता की बात करते हैं, ये कला का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। किसी भी वस्तु या विचार के चयन व्यवस्था में एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। और एकता का भाव कैसे उत्पन्न होता है? लाइन एंड शेप का यूज करके, साइज, ठीक है, टेक्सचर, कोई भी वस्तु का बनावट हो गई, उसका कलर हो गया, उसका आइडिया हो गया, तो ये सब आपके क्या प्रोवाइड करते हैं? हारमनी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवाइज भी करते चलेंगे। आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने, आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए आप समानुपात का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समान अनुपात, प्रपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो समानुपात का आप जो है यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संबंधी गुण को, अभी तक ये उन्हीं की बात हो रही है, हारमनी के जो टाइप्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संबंधी गुण को क्या बोलेंगे आप? बाहरी रूप देखकर आप क्या पहचान लेते हैं? उसकी बनावट, उसका टेक्सचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुभवशील होने पर, मतलब अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभवशील है, तो आदमी क्या करता है? उसको स्पर्श किए बिना किसके द्वारा उसको बनावट का ज्ञान हो जाता है? तो नेत्रों के द्वारा। किसके द्वारा हो जाता है? नेत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों को पहचानना एक कैसी प्रक्रिया है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है? तो ये एक इमोशनल, आपकी क्या है? संवेगात्मक प्रक्रिया है। संवेगानात्मक प्रक्रिया जो आप बोले, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी में प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज इमोशनल, ठीक है। आपके संवेगों से रिलेटेड एक प्रक्रिया है जो कि हर व्यक्ति अनुभव करता है, संवेगात्मक। चलिए नेक्स्ट, रेखाओं और आकार को पहचानना कैसी प्रक्रिया है? तो रेखाओं और आकार को पहचानना मतलब लाइंस को और शेप को पहचानना कैसी प्रक्रिया है? ये बौद्धिक प्रक्रिया है। आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं कि कैसी लाइंस यूज करी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल्स, ठीक है, कैसा शेप यूज करा है, तो ये आपकी बौद्धिक प्रक्रिया है। अगर कलर्स की बात आ रही है तो वहां पर आपकी संवेग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरे रंग के व्यक्ति पे कैसे रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे लगेंगे? अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो उसे हमेशा गहरे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, उस पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी और मोटी स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, फैब्रिक कैसे पहनने चाहिए? क्योंकि क्लोथ मेक्स द मैन। ये कहावत बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? कि वस्त्र से व्यक्ति बनता है। तो जो छोटे और मोटी स्त्रियां हैं, मतलब उनकी हाइट कम है और वो मोटी भी हैं, तो उन्हें हमेशा खड़ी लाइनें और खड़ी धारियों वाले फैब्रिक पहनने चाहिए। तो आ और बा आपके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, और वहीं लंबी जो लेडीज है उन्हें कैसे पहनना चाहिए? आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब पड़ी हुई रेखियां, आड़ी धारी और आड़ी लाइनें। नेक्स्ट हो जाएगा, छोटा कमरा अधिक छोटा ना लगे इसलिए उसको कैसे कलर से कलर कराना चाहिए? हमेशा हल्के कलर से कलर कराना चाहिए। अगर आप डार्क कलर करा देंगे तो डार्क कलर करने से क्या होगा? वो जो कमरा है वो और ज्यादा आपका छोटा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों का चुनाव किसके द्वारा उपयुक्त रहता है? वस्त्रों का चुनाव कैसे करना चाहिए? तो सारे ही ऑप्शन ठीक है। शरीर का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, मौसम, उम्र, समय, सब देख के आपको जो है फैब्रिक खरीदना चाहिए या उसका सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डस्टीन के शब्दों में क्या डेफिनेशन है? ये डैश ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर समान आकर्षक बना रहता है, दैट इज बैलेंस।
बैलेंस होता है जो कि 3 तरीके से प्राप्त किया जाता है, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस और रेडियल बैलेंस। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ आर्ट वाली, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, संतुलन। मतलब हम दूसरे प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, कला के दूसरे प्रिंसिपल पे आ गया। अभी तक हमने कितने जो क्वेश्चन किए, जब मैंने आपको बताना स्टार्ट किया कि यहाँ से प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, हार्मनी की बात करी हमने, ठीक है। क्वेश्चंस में रेखाएं आ गए, आकृति आ गए, आकार आ गया, टेक्सचर आ गया, वो सब किस में आ गया, हार्मनी में आ गया। एक रूप तक कैसे लाएंगे आप। अब आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गोल्डस्टीन ने डेफिनेशन दी है कि बैलेंस एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो आप सेंटर पॉइंट, कोई भी चीज का आप सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, उसके चारों आप ऐसी चीजें रखते हैं जो कि बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फॉर्मल बैलेंस का, बेड होता है ना, तो डबल बेड के चारों दोनों तरफ क्या रखते हैं, उस समान ऊंचाई के आप स्टूल रखेंगे और स्टूल के ऊपर आप समान ऊंचाई के लैंप, सेम लैंप रख के आप क्या करते हैं, फॉर्मल बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में संतुलन पाया जाता है, इसलिए हमारा ध्यान आकर्षित होता है। नेचर में क्या है, बैलेंस है, हर चीज में बैलेंस है, लेकिन अभी आदमी ने क्या कर दिया है, वो बैलेंस खराब कर दिया है, जिस वजह से क्या हो गया है, अशांत हो गया मन, ठीक है, हम आकर्षित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कला का वह सिद्धांत है, संतुलन की बात हो रही है, कला का ये सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें विभिन्न सामग्री के संयोजन से क्या आता है, तो आपके समानता आती है और समायोजन आता है, दोनों आते हैं, समानता समायोजन दोनों प्रोवाइड के लिए मतलब होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी मैंने बात करी बैलेंस कितने तरीके के होते हैं, हार्मनी कितने टाइप की थी, 5 टाइप की थी। बैलेंस कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। कौन कौन सा, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस एंड आपके रेडिकल बैलेंस, ठीक है, रेडियल बैलेंस, जिसमें आपके विकर्णीय होता है, मतलब इस तरीके से होगा कि जैसे सूर्य की किरणें नहीं ऐसे करके आपके फैलती हैं, इसको रेडियल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल बैलेंस जहां पर दोनों चीजें जो है एक समान होंगी। इनफॉर्मल में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आपने एक तरफ मान लीजिए मतलब वहां पे सेम वेट हो सकता है या सेम लेंथ हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, दैट इज इनफॉर्मल बैलेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या स्थान का, क्या क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड, किसी वस्तु या स्थान का डैश होता है जिसके चारों ओर समस्त आकर्षण का समायोजन किया जाता है। तो हमने बात करी किसी भी वस्तु या स्थान का क्या होता है, केंद्र का बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों ओर आप क्या रखते हैं, ऐसी चीजें रखते हैं जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और आकर्षण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संतुलन। अभी मैंने बात करी बैलेंस कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रेडियल बैलेंस। तो अब औपचारिक मतलब फॉर्मल बैलेंस की बात हो रही है, उस समय कहलाता है, कब कहलाएगा फॉर्मल बैलेंस, जब केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुएं समान होती हैं। अब ये जो फॉर्मल बैलेंस है ना, ये भी 2 में डिवाइड होता है, इसमें सुडौल बैलेंस आता है और प्रत्यक्ष बैलेंस आता है। अब सुडौल बैलेंस का एग्जांपल सुनिए, मतलब दोनों चीजें एकदम सेम है, तो वो क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही हो गया बेड वाला, पलंग वाला एग्जाम्पल हो गया कि बेड है, ठीक है, ऐसे बेड पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपने दोनों तरफ क्या रखी है, सेम ऊंचाई पे सेम स्टूल्स रखे हैं और उनके ऊपर एक जैसे आपने बिल्कुल टेबल लैंप रखे हैं, या आप मान लीजिए आपने फ्लावर पॉट रखे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल बैलेंस हो गया। फॉर्मल में भी सुडौल बैलेंस हो गया। अब आपने क्या करा, सेंटर पॉइंट जो है आपने दोनों असमान वस्तुएं रख दी, समान रूप से ध्यान आकर्षण कर रही है, मतलब या तो उनका क्या है, फ्लावर पॉट रख दिया आपने, एक तरफ फ्लावर पॉट रख दिया और एक तरफ आपने उसी के जैसा सेम आपने क्या रख दिया, लैंप रख दिया, मतलब उसकी जैसा से मतलब है ये उतना ही लंबा या उतना ही चौड़ा आपने एक टेबल लैंप रख दिया। ऑब्जेक्ट तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन वो बैलेंस कैसा दे रहे हैं आपको, संतुलन में रखे हैं, आपको संतुलन आ रहा है, लेकिन इनफॉर्मल हो गया। ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ऑब्जेक्ट अलग अलग है, बट उनका वेट या हाइट सेम हो सकती है, दैट इज इनफॉर्मल बैलेंस। समझ में आ गया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये सुडौल बैलेंस का मतलब है। और वो जो मैंने बताया, सॉरी इनफॉर्मल नहीं, वो क्या है, प्रत्यक्ष संतुलन है। वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष संतुलन, इनफॉर्मल नहीं हुआ। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई यहाँ पर, आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जब दोनों रखी वस्तुएं समान है, मतलब ये बेड वाला एग्जांपल आ गया, एक बेड है और दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, स्टूल रखे और दोनों के ऊपर आपने सेम बिल्कुल हाइट एंड वेट का लैंप रख दिया, दैट इज सुडौल बैलेंस। इनफॉर्मल में भी सुडौल बैलेंस। प्रत्यक्ष संतुलन वो हो गया कि आपने बेड रखा, लेकिन एक तरफ आपने क्या रख दिया, फ्लावर पॉट रख दिया, एक तरफ आपने लैंप रख दिया, हाइट सेम है, वेट सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल दिया, दैट इज प्रत्यक्ष बैलेंस। ठीक है, डायरेक्ट बैलेंस आपके सामने आ गया, क्लियर हो गया। इनफॉर्मल अलग होता है, यह औपचारिक संतुलन का बात हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेज या कार्निस में
मध्य में भगवान की मूर्ति रखी जाए, दोनों ओर समान दूरी पर एक ही प्रकार के 2 फूलदान रख दीजिए, या अन्य वस्तुएं रखी जाएं, देखने वाले को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यही आपके सुडौल बैलेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? आपके सुडौल बैलेंस का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक संतुलन बहुत शांत व प्रभावशाली होता है और ये कैसे भाव उत्पन्न करता है? आपके मन में कैसी फीलिंग्स आएंगी? तो शुद्धता की फीलिंग आएगी और यथार्थता की फीलिंग आएगी। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, शांति वैराग नहीं होता है। नेक्स्ट, अनौपचारिक बैलेंस। अब बात आ रही है इनफॉर्मल बैलेंस की। अभी तक फॉर्मल बैलेंस की बात करी। फॉर्मल बैलेंस भी 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा? आपके सुडौल हो गया और आपके दूसरा आपने क्या पढ़ा? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट बैलेंस पढ़ा। ठीक है, अब इनफॉर्मल बैलेंस आ रहा है। इनफॉर्मल बैलेंस क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। जब सेंटर के दोनों ओर रखी वस्तुएं एक ही प्रकार आकार की भी नहीं है लेकिन वेट सेम है, आपने वेट सेम रख दिया, साइज की भी जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि एक जैसी हो, एक जैसे आकार की हो, वेट सेम रख दिया तो आपको क्या मिल रहा है? बैलेंस प्राप्त हो रहा है। उसको आप इनफॉर्मल बैलेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेंटर से थोड़ी दूरी पर कोई मूर्ति रख दी और फिर उससे थोड़ी दूरी पर आपने उसी भार के सामान का एक बड़ा फ्लावर पॉट रख दिया, तो आपको क्या है? इनफॉर्मल बैलेंस मिलेगा। आजकल लोग फॉर्मल इनफॉर्मल सब बैलेंस को यूज करके घर को डेकोरेट करते हैं। ओके, तो अनौपचारिक संतुलन में क्या होगा? मनुष्य शांत व प्रभावशाली होगा। अनौपचारिक संतुलन में मनुष्य कैसा होगा? भावना और बुद्धि से संतुलन स्थापित करता है। कैसे संतुलन स्थापित करता है? भावना और बुद्धि के साथ। फीलिंग्स भी आती हैं और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाता है। ओ अच्छा, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने सेम ऑब्जेक्ट ना रख के यहाँ पर ये रख दिया, यहाँ पर ऐसा रख दिया और बैलेंस क्रिएट कर दिया। ओके, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनौपचारिक संतुलन गृह व्यवस्था करने में क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? तो विविधता। अब जरूरी नहीं है कि आप 2 टेबल लैंप लगाएं, सेम ऑब्जेक्ट लगाएं या सेम शेप लगाएं, आप डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको क्या मिल सकते हैं? ऑप्शंस मिल सकते हैं। किसमें? इनफॉर्मल बैलेंस में। आप सेम बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप कोई भी चीज लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो अच्छा या बुरा अनुपात स्थापित किया जाता है। ठीक है, जब कभी आप 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखते हैं तो अच्छा या बुरा अनुपात। अब देखिए ये प्रपोर्शन की बात होने लगी। यहाँ पर प्रपोर्शन क्या है? आपके लॉ है आर्ट का, कला के सिद्धांत का। जो लॉ प्रपोर्शन आपकी कला का सिद्धांत है। जैसे आपने क्या पढ़ा? हार्मनी पढ़ा, बैलेंस पढ़ा। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रपोर्शन, अनुपात की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सर्च करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं और आपको सीरियल वाइज लेके जाएंगे सारे क्वेश्चन। ओके, अनुपात में कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और वह क्या होते हैं? सब कुछ महत्वपूर्ण होता है अनुपात में। पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? दूरी, डिस्टेंस भी होती है, लाइन भी होती है एंड माप, स्केल। ये तीनों चीजें जो होती हैं अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे आपके बैलेंस था, हार्मनी था, ऐसे ही अनुपात है। अनुपात भी किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को क्या करता है? सौंदर्यता प्रदान करता है, आकर्षण प्रदान करता है। और इसमें भी 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइन, डिस्टेंस एंड स्केल। ये तीनों प्रोपोर्शन में भी आते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। अनुपात में रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। कैसी रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं आपके अनुपात में? लंबी, टेढ़ी, बिंदुनुमा या समतल। तो देखिए 2 तरीके की आप अनुपात में लाते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाते हैं, ठीक है, या आप वर्टिकल लाते हैं। तो लंबी और समतल, लंबी रेखा और समतल रेखा, इन 2 रेखाओं को आप अनुपात में प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी चीज में यदि लंबी रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा तो वो कैसी दिखाई देगी? ऑब्वियसली अगर हम लंबी रेखा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो चीज हमें लंबी ही दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमरे के दरवाजे व छत ऊंचे हैं, कमरे के दरवाजे और छत, मान ली छत ऊंची है कमरे की, तो उस पर आपको कैसे कलर का यूज करना चाहिए? डार्क कलर का यूज करना चाहिए। मतलब यहाँ पे बड़ा कमरा है तो आप डार्क कलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा कमरा है और डार्क कलर यूज करेंगे तो वो कैसा लगेगा? और छोटा लगेगा, तो उसमें लाइट कलर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सजावट करते समय दूरी का ध्यान रखना पड़ता है। यदि डैश को उचित अनुपात में रखा जाए तो गृह सज्जा आकर्षक लगती है। क्या? दूरी का क्रम। ठीक है, मतलब आपने इक्वल डिस्टेंस में कोई चीज रखी है तो वो कैसे आपको देगी? अच्छी आकर्षक गृह सज्जा लगेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरों के आकार को ध्यान में रखते हुए ही गृह सज्जा आवश्यक होती है। यदि कमरा बहुत अधिक छोटा है तो उसमें फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए। कैसा फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए? अगर आपका मान लीजिए कमरा बहुत छोटा है तो ना तो आपको बड़े आकार का फर्नीचर लगाना चाहिए, ना आपको भारी फर्नीचर लगाना चाहिए मतलब हैवी फर्नीचर, और ना आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्नीचर लगाना चाहिए। अब आप जैसे देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज होती हैं तो आप देखते हैं कि उसमें अलग अलग कॉर्नर पर अलग तरीके का फर्नीचर है, बीच में अलग तरीके का फर्नीचर है। क्यों? कमरे को भरा भरा करने के लिए। अगर कमरा पहले से ही छोटा है तो आपको उसमें फर्नीचर भारी बड़े आकार का और बहुत ज्यादा मात्रा में फर्नीचर यूज नहीं करना चाहिए, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि छोटे कद की स्त्री मतलब कोई छोटे कद की लेडी है, बड़े बड़े फूल बड़े बड़े डिजाइन वाली साड़ी पहनेगी तो उसका आकार और छोटा लगेगा। जो छोटे कद की स्त्री है उसे हमेशा कैसी रेखाएं पहननी चाहिए? रेखाएं लंबी, लेकिन जो पैटर्न है या डिजाइन है वो छोटा छोटा, बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं। लंबी जो लेडीज हैं वो बड़े बड़े फ्लावर्स वाली साड़ी ब्लाउज पहन सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डस्टीन के शब्दों में यहाँ भी एक डेफिनेशन है। कला का अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें रेखाओं आकार रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। बात हो रही है यहाँ पे रिदम की, RYSTEM, रिदम की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम किस पर आ गए? अभी तक हमने किस किस की बात करी? हार्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन करे, ठीक है, आपने बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करे, आपने प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करे, और अब आप आ गए रिदम पे। RYTHEM, रिदम, लय। लय जैसे आप क्या देखते हैं प्रकृति में भी लय है। आप क्या देखते हैं कि जो पहाड़ है वो इस तरीके से है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब एक लय है, गति है, एक अब जैसे आप फॉर एग्जांपल वो लगाते हैं, फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं फोटो फ्रेम? एक लय में लगाते हैं, एक नीचे एक ऊपर फिर एक इसके ऊपर, किसी भी तरीके से आप जो है अपने अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है? ये आपको एक गति प्रोवाइड कर रहा है, एक रिदम प्रोवाइड कर रहा है, एक लय प्रोवाइड कर रहा है। तो यही गोल्डस्टीन की डेफिनेशन है जिसमें आपकी आंखों का यूज हो रहा है। कैसे यात्रा कर रही हैं आपकी आईज, कलर में यात्रा कर रही हो या आपके रंग में, आकार में, दैट इज रिदम, लय। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ठीक है, रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लयपूर्ण गति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब इसके भी टाइप्स हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप लयपूर्ण गति? देखिए, दो तरीके की होती है, एक तो नियमित लय होती है, एक स्वच्छंद लय होती है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आकृति जो साइज है उसकी पुनरावृत्ति करके आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आकार के नियम अनुसार वृद्धि करके, बिल्कुल ठीक। रेखाओं की निरंतर संभवतता के द्वारा लय की प्राप्ति, मतलब सभी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। आप इन सब के द्वारा रिदम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब किसी आकृति की निरंतर रूप में कुछ ना कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होती है तो एक प्रकार की क्या उत्पन्न हो जाती है? गति, स्पीड। फॉर एग्जांपल, ऐसे करके आप जीने पर जा रहे हैं और ऐसे करके फोटोज फ्रेम एक ही शेप की, एक ही आकार की लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ फोटो फ्रेम्स ही लगे हों भाई, हो सकता है कि आपने एक फोटो फ्रेम लगा लिया, एक बिल्कुल उसी साइज की यहाँ पे घड़ी लगा दी, यहाँ पे कोई मिरर लगा दिया, लेकिन शेप एंड साइज आपने बिल्कुल इक्वल रखा है, एक जैसा रखा है। ये भी आपको एक गति प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साड़ी का बॉर्डर किसका उदाहरण है? तो साड़ी का बॉर्डर जो है आपके बिल्कुल हो जाएगा सभी का उदाहरण है भाई। पुनरावृत्ति भी होती है, डिजाइन या पैटर्न जो है उसमें रिपीट भी होता है, निरंतर गति भी देता है आपको, और एक नियम अनुसार उसमें वर्क किया हुआ होता है, तो सभी हो जाएगा। और साड़ी का बॉर्डर अगर ऐसे पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल्स में पूछ लिया जाए आर्ट की, किसका उदाहरण है? तो लय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लय, रिदम, ओके। प्रपोर्शन का भी हो सकता है कि भाई प्रपोर्शन सभी का है, लेकिन ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट देखिए, वैसे रिदम का उदाहरण है साड़ी का बॉर्डर। दीवार पे टंगे हुए चित्र सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से टांगे जाते हैं, नीचे से चित्र को देखते हुए छत के चित्र तक आप पहुंच जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? अब तो आप आंख बंद करके बता देंगे, ये लय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हम। गृह सज्जा में पहले यह निश्चय कर लिया जाता है कि किस डिजाइन में कितनी गति पैदा की जाए। गतिशीलता का गुण होने के कारण वातावरण को वो क्या बना देते हैं? तो वो मोहक भी बना देते हैं, वातावरण को आकर्षक भी बना देते हैं, सुंदर भी बना देते हैं। इसमें आपकी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश का वह सिद्धांत है क्या जिसके दौरान नेत्र किसी व्यवस्था से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु से आकर्षित होते हैं, फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर उसके महत्व के अनुसार घूमते हैं। दैट इज
इम्फेसिस, अब हम आ गए नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। इम्फेसिस मतलब आपके दबाव, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या दिया था, जैसे आपके एक्टर एंड एक्ट्रेसेस डांस करते हैं, तो जितने भी लोग सॉन्ग में डांस करते हैं तो वो सब एक्टर हैं भाई, पीछे भी एक्टर डांस कर रहे हैं और आगे भी आपके, लेकिन मेन एक्टर और एक्ट्रेस को दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके कपड़ों का डिजाइन कुछ अलग कर देते हैं। तो दैट इज इम्फेसिस, दैट इज फोकस। समझ में आ गया ना, दबाव क्या है, मेन पॉइंट पे दिया जा रहा है, तभी आपको अलग से वो एक्टर और एक्ट्रेस जो है चमकते हैं कि हाँ भाई ये मेन एक्टर है, ये मेन एक्ट्रेस है। समझ में आ गया, इसका एग्जांपल मैंने इसी तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो ये दबाव, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट देखिए, सज्जा करने से पहले ही सोचा जाता है कि दबाव किस पर डाला जाए, कैसे डाला जाए, कितना डाला जाए, कहाँ डाला जाए। चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके ठीक है। इम्फेसिस है, आप किसी भी चीज को डेकोरेट कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि कैसे हमको जो है दबाव क्रिएट करना है, इम्फेसिस क्रिएट करना है। यहाँ पे प्रेशर कुकर वाले प्रेशर की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठभूमि पर सदैव डैश बल दिया जाता है जिससे दर्शक का ध्यान कलाकृति पर। आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड ज्यादा सजाएंगे। वही एग्जांपल आ गया मेरा जो मैं बताती हूँ आपको, सॉन्ग में गाने में डांस कर रहे हैं तो जो बैकग्राउंड में लोग डांस कर रहे हैं आप उनको ज्यादा सजाएंगे, या जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस डांस कर रहे हैं आप उनको ज्यादा सजाएंगे। जो मेन डांस कर रहे हैं उनका जो है फैब्रिक का, उनके बालों का डिजाइन, उनका बिल्कुल अलग मेकअप होता है, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। और पीछे जो पुराने जमाने में जो गाने बनते थे, पीछे वाले सब एक से कपड़े पहनते थे, तो क्या होगा, पृष्ठभूमि पे आप सदैव कम बल देंगे और जो मेन जो है उस पर आप क्या देंगे, ज्यादा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये इम्फेसिस ही पढ़ रहे हैं अभी आप, इम्फेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रांग के अनुसार। अब आप आ गए हैं कलर पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग क्या है। अब बहुत से बच्चे जो है मुझे यहाँ पे ज्ञान बांटेंगे, तो प्लीज वो मुझे ज्ञान ना बांटना। जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, वो पीला, लाल, नीला ही होते हैं, मतलब सभी हो जाएगा ऑप्शन। हरा रंग बन जाता है इसलिए उसको प्राइमरी कलर नहीं बोलते, लेकिन हाँ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हरे रंग को भी प्राइमरी कलर माना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला ही होते हैं, और यही तीनों प्राइमरी कलर्स होते हैं। ये तीनों ऐसे कलर होते हैं ओरिजिनल, जिन्हें आप कहीं से भी बना नहीं सकते, किसी भी कलर को मिक्स करके आप नहीं बना सकते। जो टेरिटरी बनते हैं उनका नाम भी अलग होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रांग के अनुसार 3 प्राथमिक रंग जो हैं अन्य रंग से प्राप्त, अब बताइए किए जा सकते हैं, नहीं किए सकते, कभी कभी किए सकते हैं। जी नहीं किए जा सकते। जो 3 प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से, रेड, येलो एंड ब्लू, ये कभी भी किसी अन्य रंग से प्राप्त नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिश्रित करते हैं आप, तो एक नया रंग बनता है। इस नए रंग को आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं या बाइनरी कलर्स बोलते हैं, इन्हें द्वितीयक रंग बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी, सेकेंडरी कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रंग को और क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया द्विगुण भी बोलते हैं और बाइनरी भी बोलते हैं, मतलब दोनों बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक या द्विगुण रंग कौन से हैं। अब आपको बताना है कौन से रंग हैं, तो ये सभी जो हैं आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, बैंगनी, हरा, नारंगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग कैसा बनता है। बैंगनी रंग कैसे बनेगा, आपके लाल और नीले को मिलाकर आपके कैसा बन जाएगा, बैंगनी कलर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला व नीला रंग मिलाकर क्या बनाएंगे, तो पीला और नीला रंग मिलाकर आपके हरा रंग बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल व पीले रंग को मिक्स करने से कौन सा कलर बनेगा, तो ऑरेंज, नारंगी कलर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक या द्वितीयक रंगों को सामान्यता कहते हैं। आप देखिए ये 6 स्तर हो गए, इसमें कैसे हो जाएंगे 6 स्तर। अब मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आप स्टार बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्लीन करके फिर से बनाती हूँ। चलिए इस तरीके से आप बनाएंगे, स्टार जैसा बन जाएगा। ये 6 स्तरीय प्रांग के अनुसार, ये जो प्रांग का आपके वो है क्या बोल सकते हैं, कलर सिस्टम, जो प्रांग रंग योजना भी लिखा होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार आपके क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा आपके रेड, यहाँ आ जाएगा आपके ब्लू, और ये हो गया आपके येलो। इस वाले स्टार में हो गया येलो, ठीक है। अब आप क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रीन, और यहाँ पे आपके आ जाएगा ऑरेंज, और यहाँ पर आपके आ जाएगा बैंगनी, पर्पल। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पर्पल। येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रीन। और येलो और रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑरेंज। तो ये कौन से स्तर की हो गई आपके, 6 स्तरीय, 6 स्टैंडर्ड कलर्स हो गए। ओके, इसलिए ये 6 स्तरीय हो गई। प्राथमिक व द्वितीय रंगों को सामान्यतः 6 स्तरीय रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्यम ह्यू रंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं मध्यम ह्यू रंग। अब देखिए इन्होंने जो परांग के अनुसार जो कलर्स का वर्गीकरण है वो क्या है? प्राइमरी, बाइनरी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब आपके होते हैं बीच के रंग, जो प्राथमिक रंग और उसके पास वाले सेकेंडरी कलर को मिलाकर बनते हैं, उसको आप ह्यू या इंटरमीडिएट ह्यू बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट ह्यू की बात हो रही है, ये भी आपके 6 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं देखिए, नीला बैगनी क्या हो गया? नीला बैगनी ब्लू पर्पल बोलेंगे। अब लाल बैगनी को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड पर्पल हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। लाल नारंगी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेड ऑरेंज। वहीं आप पीला और नारंगी मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? येलो ऑरेंज। पीला हरे से क्या हो जाएगा? येलो ग्रीन। और नीले हरे से क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन। तो ये इंटरमीडिएट कलर्स हो गए। जो अभी हमने 6 कलर्स बनाए थे उसमें आपस में मिला के, इसको इसको मिला के अलग, इसको इसको मिला के अलग, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दो द्वितीयक रंगों को मिश्रित किया जाता है तो कौन से कलर बन जाते हैं? दो बाइनरी कलर को मिक्स करके कौन सा कलर बनता है? टेरिटरी कलर्स बनता है। इन्होंने टेरिटरी कलर्स भी बताया है एंड क्वांटनरी कलर्स बताया, मतलब चतुर्थ श्रेणी के रंग। क्लियर हो गया? अब बताइए तृतीय श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? तो पीला, नीला, लाल। अब सुन लीजिए, दो द्वितीयक रंग को मिलाने से 3 मतलब टेरिटरी कलर्स बनते हैं, तृतीय श्रेणी के रंग बनते हैं। लेकिन इससे जो पीला, लाल और नीला बनता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज्ड मटमैले कलर होते हैं। तीसरी श्रेणी का पीला रंग कहलाएगा आपके स्मोकिंग येलो, बिल्कुल स्मोकिंग येलो होगा वो। नीला रंग बिल्कुल स्लेट ब्लू होगा, स्लेट जैसा, ठीक है। और जो लाल रंग होगा वो ब्रिक रेड कलर होगा। कैसा कलर होगा? ब्रिक रेड। समझ में आ गया? तो इसको आप ओरिजिनल कलर से, प्राइमरी कलर से मिक्स नहीं करेंगे। ये जो कलर बनेंगे लाल, पीला, नीला, ये बिल्कुल अलग बनेंगे। कैसे बनेंगे? स्मोकिंग येलो बनेगा, आपके स्टेट ब्लू बनेगा एंड ब्रिक रेड बनेगा। समझ में आ गया? ये भी प्रांग के अकॉर्डिंग टेरिटरी कलर के जो डिस्क्रिप्शन है या क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सभी हो जाएगा। दो तृतीय श्रेणी के रंगों को मिलाने से कौन से कलर बनते हैं? अब तृतीय श्रेणी के मतलब टेरिटरी कलर्स को आप प्लस करेंगे तो कौन से बनेंगे? चतुर्थ भाग्य, जिसका हमने भी बताया कौन से होते हैं वो क्वाटरनरी कलर्स, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी के कलर जो कौन से होते हैं? हरा, बैगनी, नारंगी, ये भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चतुर्थ भागीय रंग कौन से होते हैं? अभी हमने बात करी हरा, बैंगनी और नारंगी, सभी हो जाएंगे यहाँ पर। और ये भी इनके जो कलर्स होंगे बहुत ज्यादा आपके न्यूट्रलाइज्ड, बहुत तटस्थ रंग होंगे। समझ में आ गया? इसको आप बोलेंगे चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग, चतुर्थ श्रेणी का नारंगी रंग, चतुर्थ श्रेणी का बैंगनी कलर। ओके, जो आप प्रांग का कलर चार्ट पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रांग के अनुसार लाल व नारंगी रंग कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। लाल व नारंगी रंग गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा ना तो गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, परंतु जैसे जैसे इसमें पीलापन आता जाता है ये क्या होता चला जाता है? गर्म होता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हरे रंग में नीलापन बढ़ता जाता है, ये उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कैसा होता चला जाएगा? ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप रंग का नीलापन बढ़ाएंगे कलर ठंडा, क्योंकि नीलापन ठंडे का प्रतीक है। जैसे जैसे आप पीलापन बढ़ाएंगे गरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम रंगों में क्या होती है? गरम रंगों में अनुरूपता होती है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे रंग के गुण क्या होते हैं? सब होते हैं, छोटे होते हैं, दूर दिखाई देता है, मनुष्य को उदासीनता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे की दीवार पर ठंडे रंग की पुताई करवाई जाती है तो कमरा आपके कैसे लगेगा? आपके बड़ा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों का मूल्य उसका हल्कापन। अब यहाँ पे बात आ रही है इसके ह्यू की बात, वैल्यू की बात आ रही है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, रंगों का मूल्य उसका हल्कापन, गहरापन होता है। श्वेत रंग का मूल्य जो है वो आपके सबसे कम होता है और काले का जो मूल्य होगा वो आपके सबसे ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है परांग का, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपके वैल्यू। तो इसमें हर सफेद रंग की क्या होती है? सबसे कम, और काले रंग की क्या होती है? सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। जितना आप देखिए, क्यों आप सुन भी लीजिए, यहाँ पर मूल्य से मतलब होता है, वैल्यू से मतलब होता है कलर का डार्कनेस एंड लाइटनेस। और ब्लैक एंड व्हाइट दे आर नॉट कलर्स, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप काला रंग, उससे ज्यादा गाढ़ा कोई कलर नहीं होता, उससे ज्यादा डार्क कोई कलर नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल उल्टा होता है व्हाइट, उससे कम सफेद, मतलब उससे कम सफेद या उससे कम मूल्य का कोई कलर होता ही नहीं है। कोई रंग आप कर ही नहीं सकते। समझ में आ गया? तो काला और सफेद ये कलर्स नहीं बोले जाते हैं, दे आर यूज एट टिंट्स एंड शेड। जितना आप काला कलर मिलाएंगे रंग आपका गाढ़ा होता चला जाएगा, जितना आप व्हाइट मिलाएंगे टिंट बनते चले जाएंगे, सफेद होता चला जाएगा कलर। तो हर सफेद रंग का क्या होता है? सबसे कम वैल्यू होता है, और काले रंग का सबसे ज्यादा होता है।
रंग का मूल्य बहुत गहरा होता है क्योंकि उसमें अधिक गहरा कोई कलर नहीं होता। अभी हमने बात करी काले रंग का, इससे ज्यादा रंग कोई गहरा होता ही नहीं है। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और कुछ जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट अगर आपको पढ़ने हो मैनेजमेंट के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।